हेलो दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं आज डे 10 का डिस्कशन। क्या टॉपिक्स थे हमारे पास? पहला टॉपिक था साइबर सुरक्षा, इससे जुड़े हुए कुछ बुनियादी पहलू हैं वह देखेंगे हम। दूसरा टॉपिक था हमारा मनी लॉन्ड्रिंग, जिसे धन शोधन बोला जाता है। दोनों टॉपिक अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और यह जानेंगे अगर पेपर 5 में या पेपर 3 के अंतर्गत इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न आपसे आ जाता है लिखने के लिए, तो आप कैसे उसको डील करोगे। यहाँ यह सीखते हैं और उसके बाद एक प्रश्न मिल जाता है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, वह आप लिख करके सबमिट कर देते हो। और पिछला क्वेश्चन जिसने अभी तक नहीं लिखा है भैया, 12 बजे तक लिखकर जमा कर देना। उसके बाद अगर लिखकर जमा करोगे तो वो चेक नहीं होगा, फिर आप चेक कॉपी से उसको खुद स्वतः मूल्यांकन कर लेना। ठीक, तो शुरू करें। पहला टॉपिक साइबर सुरक्षा। अब देखो, साइबर सुरक्षा के बारे में जब आप पढ़ते हो, बहुत ही बेसिक तरीके से इस टॉपिक के कंटेक्स्ट को पहले समझ लिया करो, ताकि लिखने में आपको दिक्कत नहीं होगी। साइबर सुरक्षा अगर समझना है, इससे पहले आप क्या है साइबर अटैक के बारे में जानो। और साइबर अटैक अगर समझना है तो पहले यह जानो कि वर्तमान संदर्भ में यह आवश्यक क्यों हो गया पढ़ना भाई, है ना, क्यों जरूरी हो गया यह पढ़ना हमारे लिए। देखो, हमारा आज का जो दौर है, आज हम किधर जा रहे हैं, ई प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ रहे हैं आगे। जो कल्चर है हमारा, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ रहा है। एजुकेशन में भी देखो, आप ई एजुकेशन की ओर शिफ्ट हो रहे हो। आप लोग यह क्लास कर रहे हो, वह भी ई एजुकेशन का ही परिणाम है। क्लियर? इसके साथ साथ सरकार भी जो भी स्कीम्स लेकर आ रही है, वो डायरेक्ट क्या कर रही है, डायरेक्ट वह अकाउंट में ट्रांसफर करने की, एग्जांपल के तौर पर सब्सिडी क्या करती है, सीधा अकाउंट में ट्रांसफर करती है। मोबाइल्स वगैरह से मैसेज आ जाते हैं। क्लियर? साथ ही डिजिटल इंडिया बनाने की बात करते हैं। तो भैया ये सारी जो पहल है सरकार की, ये सारी पहल कब सक्सेसफुल होंगी, जब शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी रुकावट के सारी स्कीम सफलतापूर्वक क्रियान्वित हो सके। और इसके लिए क्या है, एक चुनौती हमारे सामने निकल कर आती है साइबर अटैक की। क्योंकि इन सब संसाधनों के लिए, इन सब पहलों के लिए हमें नेटवर्क की जरूरत होगी, इंटरनेट की जरूरत होगी। और इंटरनेट की जरूरत जब होती है, इसी पर जब चोट की जाती है, उसे ही साइबर अटैक के रूप में जाना जाता है। तो हमलावर यहाँ पर क्या करते हैं, साइबर अटैक करते हैं, इन नेटवर्क का प्रयोग करते हुए या इंटरनेट का प्रयोग करते हुए। हमारे लिए एक चुनौती निकल कर आई यहाँ से साइबर अटैक की। हमें साइबर सुरक्षा बढ़ानी होगी। तो अभी टॉपिक क्यों पढ़ना है यह समझ में आया। कंटेक्स्ट इसलिए समझाया गया ताकि यह आपके लिए, आपके दिमाग में सेट हो सके कि यह टॉपिक हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं भाई। अब यहां से क्वेश्चन आएगा, इसको समझने से पहले आपके दिमाग में एक भूमिका तो कम से कम बन गई होगी कि हम अपने टारगेट्स किस ओर शिफ्ट कर चुके हैं। और उन टारगेट्स के सामने एक चुनौती है साइबर अटैक की। और साइबर अटैक से निपटने के लिए साइबर सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, वह चाहे व्यक्तिगत स्तर पर हो चाहे सरकार के स्तर पर हो। क्लियर? तो उसी को लेकर के जो उपाय किए जाएंगे वह आप सुझाव दें, है ना, वो सुझाव के स्तर पर ही आपसे प्रश्न बनाया जाएगा। ठीक है, टॉपिक की जो समझ है, ओवरऑल समझ आपको हो गई होगी। अब चलते हैं, देखते हैं भाई जो लिखना होगा, लिखने के स्तर पर कैसे आप अपने पेन को चलाएंगे। तो लिखने के स्तर पर क्या है भैया, आंसर जब हम लिखते हैं, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, इंट्रो, मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन। तो इंट्रो के स्तर पर क्या किया जाता है, एक अगर मानक परिभाषा है आपके पास तो वह लिखने की कोशिश करो। उदाहरण के तौर पर, जैसे पहले साइबर अपराध क्या होता है, यह अगर आप लिख दोगे शुरुआत में ही, अगर एग्जामिनर को बता दोगे कि साइबर अपराध क्या है, तो आप बताओगे यह अपने आप में एक संगठित अपराध है जो समानांतर अर्थव्यवस्था व समानांतर एवं अनौपचारिक वित्तीय तंत्र को बढ़ावा देता है। यह इसकी एक मानक परिभाषा हो गई, इसको समझ भी लो। समानांतर अर्थव्यवस्था कैसे भैया, जो ये अर्थव्यवस्था अपनी चल रही है, जहां सारी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, आप कमाते हैं, आप सरकार को टैक्स देते हैं और उन टैक्सेस के माध्यम से सरकार उसे लोक कल्याण में भी लगाती है, साथ ही कोई स्कीम्स वगैरह लेकर आती है, कोई पहल अगर चालू करती है तो वहां भी आपका पैसा लगाती है। क्लियर? तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था को रन कराने के लिए जरूरी होती हैं भाई, और सारी लीगल तरीके से हो रही होती हैं। क्लियर? तो ये है आपकी यह एक आपकी अर्थव्यवस्था है जिसे आप जानते हैं, जिसे आप, जहां आप जीडीपी ग्रोथ देखते हैं। लेकिन इसी के समानांतर एक अर्थव्यवस्था चल रही होती है जो अनौपचारिक रूप से है, यानी कि इनफॉर्मल जो बात की जाती है, अर्थात जो यहाँ पर गतिविधियां हो रही हैं, इसकी जानकारियां सरकार की नजर में नहीं होती हैं। क्लियर? वो सारी की सारी इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती हैं। और वहां पर जो नेटवर्क यूज किया जाता है, वह सामान्य नेटवर्क यूज नहीं किया जा रहा है, वहां डार्क नेटवर्क यूज किया जाएगा। अभी हम समझ लेंगे ये डार्क नेटवर्क क्या होता है। यहाँ आप समझ लो अनौपचारिक वित्तीय तंत्र क्या है और समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, यह शब्द क्यों प्रयोग किए गए, यह क्लियर तरीके से समझ में आया होगा। यह अपने आप में एक संगठित अपराध भी होता है भाई, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही होगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नेटवर्क की और इतने उच्च लेवल पर हैकर्स की जरूरत होती है। तो अनऑर्गेनाइज्ड तो हो नहीं सकता है यह क्राइम, तो स्वाभाविक सी बात है यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ही रहेगा। क्लियर है भाई? तो भूमिका समझ में आई। तो भूमिका बनाने के लिए कुछ बेसिक टर्म्स एकदम जो मानक परिभाषा में प्रयोग किए जाते हैं यह करने हैं, और 20-25 शब्दों में एक बढ़िया भूमिका देते हुए फिर आगे क्वेश्चन की डिमांड पर बढ़ना है। डिमांड को समझने से पहले साइबर अटैक को समझ लेते हैं। देखो यार, यहाँ जो साइबर अटैक किया जाता है,
वह हमेशा साइबर स्पेस के विरुद्ध होता है। और साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस वह होता है जहां हमारी सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं रहती हैं। तो हमलावर के द्वारा अटैक कहां किया जाएगा? साइबर स्पेस पर किया जाएगा। और साइबर स्पेस के अंतर्गत आपका सरकारी तंत्र आ जाएगा, बैंकिंग है, चाहे बड़े बड़े पीएसयूज हैं, खुफिया तंत्र की जितनी जानकारियां रहती हैं वो सारी कहां पर रहती हैं? साइबर स्पेस पर रहती हैं। तो हमलावर यही पहला अटैक करता है। मुख्य फोकस कहां है साइबर अटैक करने वाले का? साइबर स्पेस पर रहता है। क्लियर? अब साइबर अटैक से जुड़े हुए कुछ नियमावलियां हैं, कुछ गतिविधियां हैं जिनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। होती हालांकि हम सबको है, हमें बहुत चीजें पता होती हैं साइबर अटैक के बारे में कि हो सकता है कहीं ना कहीं ये साइबर अटैक का ही प्रारूप ना हो, फिर भी हम फंस जाते हैं। चलो जिन्हें नहीं पता है उनका तो समझ में आता है, लेकिन हम लोगों को तो पता होता है ना, फिर भी हम लालच में आकर के साइबर अटैक का शिकार हो जाते हैं। आ जाओ समझते हैं कि भाई कहां कहां पर हम शिकार होते हैं। बहुत कॉमन सेंस, कॉमन बेस्ड तरीके से आप समझोगे, सारी चीजें आपके साथ घटित होती हैं। बस उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या उसके लिए टर्मिनोलॉजी प्रयोग की जाती है, यह हमें नहीं पता होती है। यही तो साइबर साक्षरता है ना? साइबर तरीके से साक्षर करना ही क्या होता है? साइबर साक्षरता कहलाता है। इसी की कमी है हमारे यहाँ, इस पर भी सरकार प्रयास कर रही है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे भारत की सरकार हो। अब आमतौर पर साइबर से अटैक को हम हैकिंग के रूप में जानते हैं। अक्सर आपने बोलते देखा होगा कि भैया उनका फोन हैक हो गया है। हैक होने को ही क्या बोला जाता है भैया? हैक होने को ही साइबर अटैक के रूप में जाना जाता है। आ जाओ देखते हैं यहाँ कुछ गतिविधियां इनसे जुड़ी हुई समझ लेते हैं। अगर कभी इनकी चर्चा करनी होगी तो जरूर बताना भाई साइबर अटैक के बारे में जब भी लिखना। जैसे हैकर्स आपके तीन तरीके के होते हैं। एक ब्लैक हैकर होता है, एक व्हाइट हैकर जो ब्लैक हैट हैकर बोलते हैं, व्हाइट हैट हैकर बोलते हैं, तीसरा ग्रे हैट हैकर बोलते हैं। देखो ब्लैक आपका स्वाभाविक सी बात है, जो काली गतिविधियां कर रहा होगा, है ना, काले कारनामे कर रहा होगा, उसे ब्लैक हैट हैकर। तो यह जो हैकर होंगे यह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाएंगे और आर्थिक लाभ कमाने के लिए ये सारी हैकिंग करते हैं। क्लियर है? पहला हैकर समझ में आया। दूसरा व्हाइट, तो व्हाइट हैकर है तो इसका मतलब है यह सरकार को सपोर्ट करेगा। सरकार को सपोर्ट कैसे करेगा भाई? हैकिंग के द्वारा। देखो हैकिंग के द्वारा सपोर्ट ऐसे किया जाता है, मान लो कोई बहुत बड़ी चोरी हो गई या कोई डेटा लीक हो गया, तो हमारे पास भी जैसे पुलिस जो संगठन होता है इसके पास भी कुछ हैकर रहते हैं। यह पुलिस की मदद करते हैं और मदद के माध्यम से ही यह कहलाते हैं आपके व्हाइट हैट हैकर्स। तीसरे होते हैं ग्रे हैट। देखो ग्रे हैट हैकर वह होते हैं जो पहले व्हाइट हैट हैकर रहते हैं और बाद में आगे आर्थिक लाभ से या लालच में आकर के या साइबर दक्षता का गलत प्रयोग करने लगते हैं अपनी, तो वह आपके ब्लैक हैट हैकर में परिवर्तित हो जाते हैं। इसीलिए इन्हें ग्रे हैट हैकर बोला जाता है। तो तीनों जो हैकर के प्रकार हैं, यह एक टर्मिनोलॉजी थी जो आपको समझ में आ गई होगी, आसान भाषा में समझाई गई है। फिर आता है डार्क नेट। देखो जितनी ये साइबर अटैक जैसी गतिविधियां होती हैं, या एग्जाम्पल के तौर पर केवल साइबर अटैक ही नहीं, जैसे नक्सलियों को समझिए जो हथियार वगैरह उपलब्ध कराए जाते हैं, वहां भी किसका प्रयोग किया जाएगा? इसी डार्क नेट का प्रयोग किया जाएगा। या जितनी अनौपचारिक रूप से वित्तीय लेन देन होता है वह भी डार्क नेट पर ही होता है। आतंकियों को बहुत से लोग हैं यहाँ पर जो पोषण देते हैं, अपने ही देश में मौजूद रहते हैं, वह भी डार्क नेट का ही प्रयोग करते हैं। तो डार्क नेट क्या होता है? देखो हम सामान्य रूप से जिस ब्राउजर का प्रयोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप गूगल या क्रोम ब्राउजर का यूज करते होंगे, लेकिन यह जो डार्क नेट है वो होता है व्हाइट नेट, है ना। व्हाइट नेट मतलब कि जो नेट सामान्य लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाता है, वह आपका डार्क नेट नहीं कहलाता है। डार्क नेट वह होता है जो इंक्रिप्टेड फॉर्म में हमारा सर्च इंजन प्रयोग किया जाता है इन हैकर्स के द्वारा, और वहां तक पहुंच हमारी नहीं होती, ना ही सरकार की होती है। और एक डेटा है इससे रिलेटेड कि 96% जो हमारा इंटरनेट है वह डार्क नेट के रूप में यूज हो रहा है। तो इस मुद्दे की गंभीरता को समझो भाई कि 96% जो यूज हो रहा है वो डार्क नेट है, जिसकी तो हमें जानकारी ही नहीं है। जो हम लोग नेट यूज करते हैं ना, वो 4% है, केवल 4% नेट ही है जिसे सरफेस नेट बोला जाता है। क्लियर बात है? तो आगे बढ़ते हैं। तीन टर्म और हमें दिखाई देते हैं साइबर अटैक से जुड़े हुए। एक है आपका फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग। तीनों जो टर्म्स हैं, तीनों से आप परिचित हो। बताऊं कैसे? पहला देखो होता है ईमेल के माध्यम से कोई अटैक हो, दूसरा एसएमएस के माध्यम से साइबर अटैक हो, तीसरा वॉइस के माध्यम से। देखो अक्सर ईमेल आपके पास आता रहता है कि सर आप यहाँ पर इतना रुपए जीत चुके हैं, अपनी डिटेल दे दो भैया, है ना। दूसरा एसएमएस में भी बताएंगे कि सर आपकी इतनी लॉटरी लगी है, ये आपको डिटेल देनी है हमें, आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये क्या है? ये स्मिशिंग कहलाता है। और फिशिंग क्या है? ईमेल जब आ जाए तो वह फिशिंग कहलाएगा। शब्द देखो, तरीका वही है, ठीक है। और केवल क्या हो रहा है? नाम कब बदल रहा है? नाम बदल जा रहा है जब साधन बदल जा रहा है। ईमेल जब साधन है तो फिशिंग नाम हो जाएगा, एसएमएस जब साधन है तो स्मिशिंग नाम हो जाएगा, और जब वॉइस जैसे
कई बार देखा होगा फीमेल वगैरह फोन करती हैं और बोलती हैं सर आप इतना इतना पैसा जीत रहे हैं हमारी कंपनी की तरफ से, आपको आपकी लॉटरी लगी है, आपका नाम आया है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें की जाएंगी। तो वह विशिंग कहलाता है, जहां वॉइस के जरिए आपका काटा जाता है। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं और तीनों तरीकों में व्यक्तिगत और वित्तीय सूचना प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप 4 लाख का प्रलोभन देकर के आपके अकाउंट के 4000 गायब कर दिए जाएं। ठीक, तो ये तरीके होते हैं आपके फिशिंग, स्मिशिंग और विशिंग। क्लियर। अब अगला एक तरीका होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ये जो तरीके बताए जा रहे हैं ना, जब चुनौतियों के स्तर पर आप बताओगे तो ये सारी चुनौतियां जब उत्तर प्रदेश में पूछा जाए ना कि साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई क्या क्या चुनौती हमारे सामने मौजूद हैं, तो ये सारी भैया चुनौती ही हैं जो समझाई जा रही हैं। जो उससे जुड़ी हुई गतिविधियां हैं वो चुनौती अलग से नहीं बताई जाएंगी, इन्हीं सबको टारगेट करते हुए ही सरकार के द्वारा प्रयास किया जाएगा। अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक जैसे, अब सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या होता है, जैसे कोई भी सरकारी संगठन है और उस संगठन का ही प्रतिनिधि बनकर आपसे बात करेगा और प्रतिनिधि बनकर आपसे जानकारी सारी ले लेगा। जैसे एग्जांपल ले लो, आपने कोई बीमा कराया भाई, अब बीमा आप कराओगे तो वही आपसे फोन, आपके पास फोन आएगा कि भैया आपने बीमा कराया था और हम ये फला फला सरकार के इस प्रतिनिधि के रूप में आपसे बात कर रहे हैं और आपको इतना पैसा अभी जमा करना पड़ेगा। क्लियर। तो आप उतना पैसा क्या करोगे, उसे सबमिट कर दोगे, दे दोगे भाई, ये सोच करके कि हाँ भाई सरकार का प्रतिनिधि है कोई है, पूरी डिटेल वो अपनी इस तरीके से बताएगा। तो यह तरीका क्या कहलाता है साइबर अटैक का, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। ठीक। अब साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग क्या होता है, देखो साइबर स्टॉकिंग बुलिंग की भी घटना आपने सुनी होगी। बहुत सारे लोग, देखो आप फेसबुक वगैरह अगर चलाते होगे तो बोलते होंगे कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है, और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसके अकाउंट हैक करके उसकी डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स निकाल लेते हैं। पर्सनल डिटेल्स निकालने के बाद मैसेजेस वगैरह निकाल लेते हैं और वह क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम पब्लिक कर लेंगे, हम इन चीजों को पब्लिक कर देंगे, और फिर इलीगल तरीके से क्या करते हैं, मांग करते हैं, पैसों की मांग करेंगे या कुछ और मांग करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, साइबर स्टॉकिंग कहलाती हैं, साइबर बुलिंग कहलाती हैं। और इसे मनोवैज्ञानिक आतंकवाद भी कहा जाता है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आपने जिसका अकाउंट हैक किया, हैकर ने जिसका हैक किया अकाउंट है, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से क्या होता है, बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होता है। कभी कभार तो आपने देखा होगा यहाँ सुसाइड के केसेस भी आ जाते हैं। तो यह चीजें आपकी साइबर स्टॉकिंग और बुलिंग के अंतर्गत आती हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक आतंकवाद भी कहा जाता है। फिर आता है बौद्धिक संपदा चोरी। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो राइट्स होते हैं, इनकी चोरी भी की जाती है। जैसे किसी ने कॉपीराइट लिया, पेटेंट लिया या ट्रेडमार्क लिया, उसकी चोरी कर ली गई ऑनलाइन स्तर पर और फिर धमकी दी जाती है भाई। और फिर आता है आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे होता है, मैं कोई क्राइम कर रहा हूं लेकिन अपनी आइडेंटिटी ना यूज करके किसी दूसरे की आइडेंटिटी को यूज करके अगर मैंने कोई क्राइम किया तो फंसेगा कौन, जिसकी आइडेंटिटी हमने यूज की है। तो यह आइडेंटिटी थेफ्ट कहलाता है, यह भी एक तरीके का क्राइम है। अब इन साइबर क्राइम को करने के लिए जो प्रमुख रूप से प्रोग्राम प्रयोग किए जाते हैं, उसमें आपका स्पाईवेयर है, स्पैमवेयर है, मालवेयर है, रैंसमवेयर है। ये सारे प्रोग्रामों का प्रयोग ही किया जाता है हैकर्स के द्वारा। और उत्तर प्रदेश में रैंसमवेयर से सर्वाधिक आपके अटैक होते हैं। ये आप चाहो तो नोट कर लेना, यह भी आपके लिए जरूरी है जानना। अब आते हैं भैया, साइबर अटैक के हमने तरीके देख लिए, किन किन गतिविधियों से, किन किन प्रारूपों में साइबर अटैक किया जा सकता है। यही सारी चीजें तो यार डालनी होती हैं। साइबर अटैक के यही सारे प्रारूप आप देखोगे उत्तर प्रदेश में मौजूद भी हैं। क्या क्या भाई, स्मिशिंग भी होती है, फिशिंग भी होती है, विशिंग होती है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक भी होता है, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग भी होती है हमारे यहाँ, बौद्धिक संपदा की चोरी भी होती है। अब भाई ये चीजें हैं तो इनसे निपटना है। इनसे निपटने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, पहले राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे क्या प्रयास हो रहे हैं, और यह जो राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून अगर बना दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में अगर आपको लिखना है प्रयासों के स्तर पर, कुछ अलग थोड़ी लिखोगे। आईटी एक्ट जो आपका, देखो जब प्रयासों के स्तर पर लिखोगे तो तरीका वही, पहले फ्रेमवर्क दिमाग में बनाना है कि हम वैधानिक स्तर पर सोचेंगे, फिर नीतिगत स्तर पर सोचेंगे, फिर कोई संस्था होगी उसके बारे में लिखेंगे, और फिर कोई अभियान या कोई मॉडल, किसी राज्य सरकार का कोई सफल मॉडल होगा वो बताएंगे, और या कोई अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा होगा वो बताएंगे, और फिर चुनौतियों के स्तर पर क्या सरकार समाधान सोच रही है वह बताएंगे। क्लियर। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ब्रेन स्टॉर्मिंग अपने दिमाग में करनी है जब साइबर सिक्योरिटी के बारे में लिखना है, या साइबर अटैक से जो भी राष्ट्र या राज्य जूझ रहा है उसकी समस्याओं का समाधान जब खोजोगे तो किस स्तर पर, एक प्रशासक के स्तर पर आप सोचने का प्रयास किया करो। तो पहले आप क्या करोगे, जो कानून वगैरह है तो विधायी उपाय के स्तर पर बताओगे, भैया हमारे यहाँ आईटी एक्ट है, सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट, तो आईटी एक्ट 2000 के बारे में आप बताओगे, इसका सफल क्रियान्वयन करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, नीतिगत स्तर पर कोई पॉलिसी बनाई गई है, बोले हाँ बनाई गई है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति है ना, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो 2013 में बनी हुई थी, इसको लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें लागू करने का प्रयास करेंगे।
उसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक जो लेन देन है इसका एक सुरक्षित माहौल बनाया जाएगा। क्लियर? जो इलेक्ट्रॉनिक हम लेन देन कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर यह सुरक्षित नहीं रहेगा तो भैया हर कोई डरेगा, है ना, कहीं का पैसा कहीं चला जाएगा, तो इसको एक सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा। फिर नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। जो हमारा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होता है, बहुत महत्वपूर्ण आपकी सूचना होती है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, और इसी के संदर्भ में कुछ केंद्रों की स्थापना की गई है, उनका गठन करना चाहिए। इस पॉलिसी में यह डिसाइड किया गया, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, NCIIPC, ठीक है, इनका गठन किया जाए। फिर साइबर प्रोफेशनल कोर्स, साइबर प्रोफेशनल कोर्स तैयार करो ताकि लोगों को साइबर तरीके से साइबर साक्षर किया जा सके। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। अब आगे हम संस्थागत स्तर पर, तो एक संस्था है आपकी सर्ट इन, जिसे आप बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में, उसका एब्रीविएशन सर्ट इन है, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कोई यदि साइबर अटैक होता है तो इमरजेंसी में जो रिस्पांस करने वाली टीम है, इसका मुख्यालय आपका पुणे में है, लेकिन अगर तुरंत जो इमरजेंसी में रिस्पांस करती है, आखिर क्या अटैक हुआ है, जुड़ी हुई घटना क्या है, इस पर क्या प्रतिक्रिया करनी है ना, क्या समाधान खोजना है, तो इस पर आपकी सर्ट इन जो टीम है यह कार्य करती है, इसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं एक मॉडल की, कोई सफल मॉडल है उसको जरूर बताना है आपको अपने आंसर में। जैसे यहाँ केरल का एक सफल मॉडल है आपका साइबर डोम्स मॉडल, तो साइबर डोम मॉडल जो है केरल का, साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में बहुत ही सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया है। अब इसके संदर्भ में जब लिखोगे तो बता दोगे भाई औद्योगिक जासूसी से बेहतर निपटारा किया गया। साथ ही यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यह भी एक साइबर अटैक का एक प्रकार है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से सुरक्षा मिली है। और जितने स्टेक होल्डर होते हैं, यानी कि जो हितधारक होते हैं, जैसे यहाँ हितधारक कौन से हैं, साइबर सिक्योरिटी के संदर्भ में जब आप प्रयास करोगे तो वहां की पुलिस, राज्य की पुलिस भी आपके साथ समन्वय के साथ कार्य करे। IB जो आपका खुफिया एजेंसी है, उसको भी साथ में रहना जरूरी है। तो इन सारे लोगों ने, जो आपके स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे पुलिस, IB, ये सब समन्वय, इनके मध्य समन्वय रहा, काफी बेहतर समन्वय रहा, तभी यह साइबर डोम मॉडल जो है सफलतापूर्वक केरल राज्य में क्या हो गया, क्रियान्वित किया जा सका। तो इसी तरीके का मॉडल अगर उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में लिख रहे हो तो यहां भी यह मॉडल जो है क्रियान्वित किए जाने की, ऐसा ही मॉडल बनाने की आवश्यकता है, यह जरूर प्रयासों के स्तर पर बताना है। फिर देखो अभियान, तो साइबर सुरक्षित भारत अभियान के बारे में बता दो, और यह बताओ भैया जब यह साइबर सुरक्षित भारत अभियान रहेगा तो तभी तो हम डिजिटल इंडिया अभियान है इसको मजबूती दे सकेंगे, और इसी के अंतर्गत क्षमता निर्माण भी करेंगे, यानी कि इंफ्रा के स्तर पर सुधार करेंगे, साइबर जागरूकता फैलाएंगे, और IT जो इंफ्रा है इसको भी मजबूती देंगे। तो ये सारे प्रयास किए जाएंगे इस साइबर सुरक्षित भारत अभियान के अंतर्गत। यह है आपका, देखो प्रयासों के स्तर पर यदि आपसे प्रश्न बनाया जाता है तो इन पॉइंट्स को कैसे शामिल करना है समझ में आ गया होगा। कंक्लूजन के स्तर पर देखो, डिजिटल भारत के साथ कंक्लूड कर सकते हो, विकसित भारत 2023 जो लक्ष्य है हमारा, इसके साथ कंक्लूड कर सकते हो, या आर्टिकल 21 गरिमापूर्ण जीवन जो होता है इसके साथ भी आप कंक्लूड कर सकते हो। कंक्लूड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अब आपको यह देखना है कंक्लूजन जो आपके रेडीमेड कंक्लूजन आपने तैयार किए हैं वो कौन सा यहाँ सेट बैठ रहा है, उसी को उठाया और तुरंत सीधा का सीधा 20 से 25 शब्दों में एक बढ़िया छोटा कंक्लूजन टू द पॉइंट एकदम लिख करके अपने आंसर को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ यदि प्रश्न लिखने को आएगा तो उम्मीद कर सकता हूं ना कि आपको टॉपिक समझ में आया, टॉपिक से जुड़ी हुई टर्मिनोलॉजी पहले समझाई, वही चुनौतियां हैं हमारे सामने, फिर प्रयास के स्तर पर कैसे वैधानिक स्तर पर जाना है, फिर आपका नीतिगत स्तर पर जाना है, फिर संस्थागत स्तर पर जाना है, फिर कोई अभियान है, कोई अगर मॉडल है किसी राज्य का, तो अब इतने सारे जब पॉइंट्स आ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपकी वर्ड लिमिट भी तो 200 शब्द है, और 200 शब्द के अंदर ही आपको चीजें लिखनी है, और जो चीजें अपडेट करते चलना, और जो पॉइंट्स आपको कहीं बुक से आपके सोर्स से मिल रहे हैं वो यहाँ पर ऐड करते चलना। तो आपके पास अगर 15 पॉइंट होंगे तो हाँ एग्जाम में 10 ही याद आते हैं। ठीक, अब जैसे उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध कुछ अलग नहीं है, यहाँ देखो इंट्रो के स्तर पर आप उत्तर प्रदेश से संबंधित यदि प्रश्न लिख रहे हो, चाहो तो संगठित अपराध की जो परिभाषा शुरुआत में बताई गई है वह भी डाल सकते हो, नहीं डालना है एक बढ़िया करंट से जुड़ा हुआ जो इंट्रो बनाया जाता है NCRB की आप रिपोर्ट डाल सकते हो, जैसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है इसकी रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट के अंतर्गत भी यह बताना है कि उत्तर प्रदेश की यहाँ स्थिति क्या है। तो आपने बताया कि 2021 में इसकी रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहां साइबर अपराध के मामले सर्वाधिक देखे गए हैं। आप अगर इतना छोटा सा इंट्रो बताओ यार, यह इंट्रो अगर आपकी कॉपी में देखेगा एग्जामिनर तो मजा नहीं आ जाएगा उसके।
है ना, उसको मजा अलग ही आ जाएगा, इम्पैक्ट अलग ही पड़ेगा कि भाई इंट्रो इतना शानदार है, आगे तो और अच्छा लिखा होगा। फिर बताना है उत्तर प्रदेश में भी वही सारे विविध रूप पाए जाएंगे जो बताए गए, फिशिंग, स्मिशिंग, विशिंग वगैरह, सोशल इंजीनियरिंग अटैक। अब इनके बारे में क्या फिर से बताना पड़ेगा क्या? देखो इसीलिए होता है तरीका, अगर आपने टर्मिनोलॉजी शुरू में समझ ली, साइबर अटैक पर अगर आपका कंटेक्स्ट समझ में आ गया, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जब क्वेश्चन आपसे आएगा लिखने के लिए, तो विविध प्रारूप के स्तर पर यह सारी बातें बताते हुए फिर जानकारी होनी चाहिए कि मथुरा के बारे में यह बोला जा रहा है कि साइबर अपराधों का यह हब है अगला, यानी कि साइबर अपराधों के हब के रूप में यह मथुरा जो है उभर रहा है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर साइबर सुरक्षा पर यदि उपाय के स्तर पर लिखना होगा तो वैधानिक स्तर पर आईटी एक्ट 2000 वाला ही आपको बताना है, कुछ अलग नहीं बताना है। नीतिगत स्तर पर आपको राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के बारे में तो बताना ही बताना है, संस्थागत स्तर पर सर्ट इन के बारे में बताना है। लेकिन अगर यूपी से जुड़े हुए प्रश्न पर उपाय आपको देने हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से संबंधित तथ्यों को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। जैसे जब पॉलिसी नीतिगत स्तर पर बताओगे तो वहां उत्तर प्रदेश में भी नई साइबर सुरक्षा नीति लाई गई है और इस पॉलिसी में यह तय किया गया है कि सर्ट इनकी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी हम इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन करेंगे, जो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जितने भी आपके साइबर अटैक से संबंधित मामले हैं उन पर रिस्पांस देगी। क्लियर बात है? तो यह आप शामिल कर देना अपने आंसर में। फिर साइबर क्राइम पेट्रोल, जितनी ऑनलाइन शिकायतें होती हैं अब उनके लिए पोर्टल बनाया जाता है ना, तो साइबर क्राइम के लिए जो पोर्टल बनाया जाता है, अब पोर्टल के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बोला गया है कि हर पुलिस स्टेशन में साइबर क्राइम डेस्क भी होगी और यह डेस्क जो है साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामलों का ही निपटारा करेगी। क्लियर? फिर जितने साइबर पुलिस स्टेशन है वहां पर आपका महिला साइबर सेल होगी, यह भी एक स्टेप उठाया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है आपका साइबर पाठशाला। तो साइबर पाठशाला किस लिए है? देखो यह जो साइबर अटैक के बारे में जानकारी आपको हो रही है ना, जो चीजें आपको पता चल रही हैं, वह भी एक आपका समझ लीजिएगा साइबर पाठशाला ही है। तो साइबर पाठशाला में भी यही सारी बातें बताई जाएंगी जिसे साइबर साक्षरता के रूप में जाना जाता है। क्योंकि यदि मोस्टली जो हमारे यहाँ के लोग हैं साइबर दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो साक्षर ही नहीं है, उसके पीछे एक तो इंफ्रा स्तर पर, पहले तो इंफ्रा स्तर पर ही उनके पास जानकारी नहीं है। जानकारी क्या नहीं है? उनको पहली बात तो यही नहीं पता है कि भैया ये वॉइस कॉल एसएमएस जो आता है ये एक साइबर अटैक का प्रकार भी हो सकता है, ये बताओ तो पहले उनको कम से कम। इसी को बोलते हैं आपका साक्षरता। तो साक्षरता के स्तर पर लिटरेसी ही जब हमारे यहाँ इतनी कम है तो साक्षरता तो एक अगला स्टेप है, यह आपका स्किल लिटरेसी के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो सबसे पहले तो हमें साइबर साक्षरता पर काम करना पड़ेगा। यदि आप साक्षर कर दोगे किसी व्यक्ति को तो कुछ भी उसको बताने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही वह जागरूक हो जाएगा। और फिर एक अगला पॉइंट आता है डाटा स्थानीयकरण का। डाटा स्थानीयकरण क्या है इसको समझ लो। देखो जैसे कोई भी कंपनी है, मान लो अमेरिका की कंपनी है, अब अमेरिका की कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पर फेसबुक है। अब फेसबुक का जितना भी डेटा रहता है फेसबुक के पास, वो सारा डेटा कहाँ जाता है? जहां वह कंपनी रजिस्टर्ड है। अब जहां कंपनी रजिस्टर्ड है, हमारा डाटा यहाँ का है और हमारा डेटा लेके भैया तुम वहां जा रहे हो, अब उसका क्या है, मिसयूज भी तो कर सकते हो आप। बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ की सरकार बोलती है कि डेटा को लोकलाइज करो, अपनी एक संस्था क्या करो, अपनी एक संस्था यहाँ स्थापित करो, है ना, अपनी एक संस्था की स्थापना यहाँ भारत में करो और जितना भारतीयों का डाटा है उस डाटा को स्टोर कहाँ करना है? आपको यहीं पर स्टोर करना है, ताकि आप बाहर ले जाकर के उसके साथ छेड़छाड़ मत कर सको। क्लियर? तो ये होता है डेटा लोकलाइजेशन, डेटा स्थानीयकरण, इस पर भी बल देने की आवश्यकता है। अब देखो आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ यदि साइबर सिक्योरिटी पर कोई प्रश्न आएगा तो आप लिख लोगे। अब इतने पॉइंट्स आपके पास हो गए हैं। अगला टॉपिक क्या था? धन शोधन, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? लॉन्ड्री का मतलब होता है गंदे कपड़े डालो साफ कपड़े निकालो। अब ऐसे ही मनी लॉन्ड्री का मतलब क्या है? गंदा धन डालो साफ धन निकालो। ये लिख कर आओगे वहां पे। देखो लिखना ये नहीं है, समझाने के स्तर पर बताया गया कि मनी लॉन्ड्री का मतलब क्या है, काला धन डालो सफेद धन निकालो। अब इसी प्रोसेस को समझ लेंगे, क्या स्टेप होते हैं, कैसे काले धन को सफेद करते हैं। अब ये नहीं कि यहाँ सीख लिया तो अभी आप काला धन उठा करके सफेद करने लगे, है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लिखने के स्तर पर आपको पहले भैया यही नहीं पता होगा कि काला धन सफेद हो कैसे रहा है, तब तक आप प्रयास कैसे करोगे उसे दूर करने का। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह अगर बुराई विद्यमान है तो यह किन किन तरीकों से इसको सफेद बनाया जाता है। क्लियर? तो मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पहले आप बताओगे कि यह भी अपने आप में एक संगठित अपराध है और देश के समानांतर व्यवस्था के रूप में यह भी कार्यशील रहता है। सेम साइबर सुरक्षा या साइबर अटैक की भांति ही मनी लॉन्ड्रिंग की भी परिभाषा देनी है आपको। फिर बताना है जो आपका अवैध धन होता है, ये ब्लैक मनी होता है, धन शोधन के द्वारा ही वह वैध धन में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ 3 चरण समझने हैं कौन कौन से होते हैं। जब भी मनी लॉन्ड्रिंग पर लिखने को आए यह 3 स्टेप जरूर बताने हैं, जिन स्टेप को फॉलो किया जाता है ब्लैक से व्हाइट करने में। पहला होता है प्लेसमेंट,
दूसरा होता है लेयरिंग चरण, तीसरा होता है एकीकरण या इंटीग्रेशन चरण। देखो प्लेसमेंट आप देवनागरी में इस तरीके से सीधा सीधा लिख सकते हो, हिंदी टफ है इसका, तो आप प्लेसमेंट लेयरिंग चरण और एकीकरण चरण सीधा सीधा देवनागरी में लिखो, इंग्लिश में मत लिखना, यह देवनागरी होता है जैसे देखो मैंने लिख रखा है, तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अब प्लेसमेंट चरण में क्या होता है, देखो समझना, बहुत आसान भाषा में समझो। आपके पास काला धन है, बोले मतलब नहीं होगा, मान लो है, ठीक, काला धन हुआ आपके पास, तो आप काला धन क्या करोगे, कोई भी जो आपका वित्तीय इकाइयां होती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई बैंक है या कोई बड़ी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है कोई बड़ी, अब कोई बैंक में आपका काला धन क्या है, जमा करना है, बोले हमारा काला धन चलो जमा हो गया, और जमा करने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी के जमा करने के प्रोसेस को ही प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी कि हमारे काले धन का प्लेसमेंट हुआ। अब प्लेसमेंट भी उसके तरीके अलग अलग होते हैं, कई सारे अकाउंट्स बना दिए जाते हैं, अकाउंट्स बना करके आपके ब्लैक मनी को जमा तो कर दिया हमने, अब जमा करने के बाद में अब ये पैसा आया कहां से, उसका सोर्स छुपाना है। अब सोर्स छुपाया जाएगा यदि, तो उसे लेयरिंग की जाएगी, लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि उस सोर्स के ऊपर लेयरिंग कर दी जाएगी और सोर्स पता ही नहीं चलेगा कि ब्लैक मनी आई कहां से थी। दूसरा, यदि किसी कंपनी की दिखानी है तो उसकी बैलेंस शीट से हेर फेर की जाएगी, या सेल कंपनी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अभी सेल कंपनी समझ में आ जाएगा क्या होता है, ऐसे समझो, सेल कंपनी किसी कंपनी की वह होती है जो केवल पन्नों पर दिखाई देती है, वास्तव में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है वह कंपनी, ठीक है, तो यह लेयरिंग कर दी जाएगी इस तरीके से आपके ब्लैक मनी की। अब वह ब्लैक मनी सोर्सेज बदल करके वह आपका भेज दिया जाएगा विदेशों में। अब आपका ब्लैक मनी विदेशों में गया, एग्जाम्पल के तौर पर वहां कोई शेल कंपनी या कृत्रिम कंपनी आपकी स्थापित थी, वहां आपका इस ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी, उसी ब्लैक मनी से, यहां से आपका पैसा ट्रांसफर हो चुका है, पैसा विदेश ट्रांसफर हुआ, वहां से उसने कोई बड़ी, मान लीजिए कोई बड़ी फर्म खरीद ली, या बड़ी कोई कहीं कहीं पर भी उसने पैसा उस ब्लैक मनी को लगा दिया। अब जैसे ही पैसा अगर लगाएगा वहां, तो वहां तो लीगल हो गया आपका, है ना, वह प्रॉपर्टी आपकी हो गई, उस कंपनी की प्रॉपर्टी हो गई, तो ब्लैक हो गया व्हाइट, वह ब्लैक अगर व्हाइट होता है तो वही व्हाइट मनी के रूप में आपका दोबारा आपके अकाउंट में आ जाता है। यह होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करने का तरीका। पहले यहाँ पर ही बैंक्स वगैरह में जमा किया जाता है, फिर यहाँ की बैंक क्या करती हैं, हेरफेर करती हैं, हेरफेर करके अकाउंट चेंज करेंगी, है ना, सोर्स छुपाएंगी, इसके बाद पैसा बाहर भेजेंगी, बाहर शेल कंपनियां होती हैं इनकी, किसी बैंक की या किसी बड़ी कंपनी की शेल कंपनी होती है। अब शेल कंपनी क्या करती है, या कृत्रिम कंपनियां क्या करती हैं, वो कहीं प्रॉपर्टी में पैसा लगा देती हैं, इसी ब्लैक को व्हाइट बनाएंगे और वही व्हाइट मनी आपका वापस आपके अकाउंट में आ जाता है। कुछ परसेंटेज यह कंपनी वगैरह ले लेती हैं जहां आप पैसा जमा करने जाते हो। अब इनसे जुड़ी हुई कुछ इकाइयां होती हैं, लगी हुई इकाइयां कौन सी हैं, जैसे टैक्स हेवन। टैक्स हेवन क्या होता है, यह टर्म जानते हो, टैक्स हेवन क्या होता है, समझ लो कि यहाँ पर कैसे ब्लैक का व्हाइट बनाया जाता है। कोई कंपनी है, यहाँ प्रॉफिट ले रही है, ठीक, यहाँ उसको प्रॉफिट 100 रुपए का हो रहा है, अब भैया यहाँ अगर उसको टैक्स देना पड़ेगा, 30% सरकार यहाँ टैक्स लेती है, तो भैया 30 रुपया टैक्स में चला जाएगा। बोले हम यह पैसा बचाएंगे, अब 100 रुपया अगर बचाना होगा, तो कुछ ऐसे देश हैं जहां टैक्स 5% ही होगा, तो एक कंपनी क्या करेगी, अपनी सब्सिडरी वहां पर खोल लेगी उस देश में जहां 5% केवल टैक्स होगा। अब बोले यार वहां टैक्स 5% देना पड़ रहा है, तो हम प्रॉफिट भी कहां दिखाएंगे, अपनी सब्सिडरी, जो सब्सिडरी कंपनी होगी उसी का दिखाएंगे कि वहीं पर प्रॉफिट हो रहा है भाई, तो वहां क्या करेगा, 5% टैक्स देगा, 95 रुपया जेब में आया। अब भैया ब्लैक मनी ही एक तरीके से है कि नहीं, अपना पैसा बचा रहा है, तो टैक्स जो कर अपवंचन होता है ना, टैक्स जो बचाते हैं, टैक्स बचाते हैं वो इसी संदर्भ में बचाते हैं, टैक्स हेवन कंट्री के माध्यम से। तो यह एक तरीका भी अपनाया जाता है लोगों के द्वारा, जो व्हाइट को ब्लैक बनाया जाता है। वैसे भैया 30 रुपए तो सरकार को देने पड़ेंगे टैक्स के रूप में, अब वही 5 रुपए देकर के 95 रुपए जेब में आते हैं, तो प्रॉफिट बढ़ा यहाँ से। अब वहां मान लीजिए कुछ कंट्रीज के मीडिएटर होते हैं, 5 रुपए उनको दे दिया, तब भी तो 90 रुपए जेब में आया। एक आसान तरीके से समझो इसको। इसमें आपका स्विस बैंक भी नाम आता है, एंटीगुआ, पनामा, यहाँ भी बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी देखो जमा की जाती है। फिर ऑफशोर वित्तीय बैंक, यह भी आपका टैक्स हेवन कंट्री की तरह ही होता है, ऑफशोर वित्तीय बैंक भी। शेल कंपनी क्या होती है, बता दिया, सेल कंपनियां वह कंपनी होती हैं जो केवल पन्नों पर आपको दिखाई देंगी किसी भी कंपनी की, वास्तव में कहीं भी वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। और बड़ी बड़ी एमएनसी भी कृत्रिम कंपनियां बनाकर रखती हैं इसी संदर्भ में कि कैसे अपने जो धन को, जो इलीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से आपका धन कमाया गया है, उसको कैसे वैधानिक बनाया जाए, उसको कैसे शिफ्ट किया जाए इधर उधर। इस संदर्भ में बड़ी बड़ी एमएनसी टैक्स बचाने के चक्कर में कृत्रिम कंपनियां बनाकर रखती हैं, अपनी सब्सिडरी जो कंपनियां हैं वो बनाकर रखती हैं। यह कुछ लगी हुई इकाइयां होती हैं जिसके माध्यम से जो कंपनियां होती हैं वो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही होती हैं। अब भैया धन शोधन के विविध रूप अगर जानने हैं, तो सार्वजनिक स्तर पर जानते हैं भ्रष्टाचार जो होता है, या सार्वजनिक पद का जो दुरुपयोग किया जाता है, संगठित अपराध तस्करी वगैरह में देखो बहुत सारा जो व्हाइट ब्लैक होता है उसको व्हाइट मनी बनाया जाता है। अवैध खनन में भी है, रियल एस्टेट और कर अपवंचन है ना, जो टैक्स वगैरह की चोरी करते हैं। बाकी रियल एस्टेट और जो आपका एक्साइज डिपार्टमेंट है, ये तो बहुत ज्यादा बदनाम है ना ब्लैक मनी के लिए।
तो ये सारे विविध रूप हैं धन शोधन के, मनी लॉन्ड्रिंग के। ऐसा नहीं कि भारत के स्तर पर जो ये रूप पाए जा रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश के स्तर पर लिखोगे मनी लॉन्ड्रिंग पर, तो यही सारे प्रतिरूप यहाँ भी दिखाई देंगे, कुछ अलग थोड़ी ना दिखाई देंगे यहाँ पर। अब आते हैं मेन टॉपिक के मेन मुद्दे पर, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर जब आप अपनी सेवा दोगे तो आपको कार्य कहाँ करना है, धन शोधन के समाधान के स्तर पर। लेकिन लोग कार्य कहाँ करते हैं, धन शोधन करने पर, है ना। ज्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रशासन की नियुक्ति होती है कि भैया धन शोधन पर समाधान खोजो, लेकिन प्रशासक पाया कहाँ जाता है, प्रशासक आपका यहाँ दिखाई देगा धन शोधन करते हुए, तरीके अपनाते हुए कि कैसे हम मनी लॉन्ड्रिंग करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं। कुछ हैं हालांकि, कुछ अच्छे भी हैं जो धन शोधन मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए समाधानों पर कार्य कर रहे हैं, तो उनको हम देखते हैं। भाई आप भी उसी में से होंगे जब आप प्रशासक बनेंगे। तो धन शोधन के समाधान के स्तर पर क्या उपाय खोजेंगे, पहले देखोगे यार कोई कानून वानून है क्या, उस कानून को बढ़िया ढंग से लागू करो भाई। अगर वो लागू नहीं हो पा रहा है तभी तो ये केसेस आपके बढ़ते चले जा रहे हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग के। बोले हाँ, तो उस संदर्भ में ही एक कानून है हमारे पास, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो PMLA बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है। इसी एक्ट के तहत ही वर्तमान समय में केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हुई है। इतने आम आदमी के नेता उठाए गए हैं ना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो शराब घोटाला हुआ है, इसी में बोला गया है कि गलत ढंग से ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाया गया है। तो यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का ही केस है, चर्चा में बहुत है। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनने की भी बहुत ज्यादा गुंजाइश है, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, क्योंकि PMLA चर्चा में है, ED भी बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि PMLA के तहत जो पावर दी गई है, असली पावर किसके पास है, बोले PMLA के तहत पावर तो ED के पास ही है। तो ED के पास जब यह पावर रहेगी तो लोगों की गिरफ्तारी जो आरोप के आधार पर की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, ED के द्वारा की जा रही है। और इसमें यह प्रावधान है, यदि ड्रग्स तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों में लिप्त व्यक्ति पाया गया तो उसको 10 साल की सजा होती है सीधे। और PMLA से पहले गिरफ्तारी क्यों नहीं होती थी, क्योंकि दो सेक्शन आपके, सेक्शन 17 और सेक्शन 24, यहां समझना, इन दो सेक्शन के कारण ही आज के समय में गिरफ्तारी बहुत तेजी से बढ़ गई है नेताओं की। अब जो जिसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा ना, उसको सिद्ध करना होगा कि भैया वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में लिप्त नहीं है। क्लियर? जो SC/ST एक्ट था ना जिस तरीके से प्रोविजन, वैसा ही प्रोविजन यहाँ कर दिया गया है। तो ED को इतना स्ट्रांग बना दिया गया है, इसी संदर्भ में गिरफ्तारियां की जा रही हैं जिन पर आरोप भी लग रहा है। अब आते हैं दूसरा, आयकर अधिनियम। जैसे आय से ज्यादा संपत्ति का यदि मामला आया तो आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है ना, तो इस आधार पर भी आपको क्या है, विधायी उपाय किए गए हैं कि जो आयकर अधिनियम है इसको लागू करो भाई, कि आपकी आय से ज्यादा संपत्ति बनी कैसे, आप स्रोत बताओ अपने। फिर बेनामी संपत्ति, लोग क्या करते हैं, लोग आपने देखा होगा जितना भी ये सरकारी आदमी होता है ये अपने नाम से कभी संपत्ति नहीं लेता है, बेनामी संपत्ति लेता है ना, किसी और के नाम से संपत्ति लेने का प्रयास करता है। इसीलिए देखा गया कि यह भी एक तरीका है लोगों के द्वारा अपने ब्लैक मनी को वाइड करने का। तो बेनामी संपत्ति रोकथाम अधिनियम लेकर आया गया। जो जो चुनौतियां मजबूत होंगी, प्रयास भी सरकार के द्वारा उसी स्तर पर किए जाएंगे। तो सारे अधिनियम भी आप देख रहे हो, जो चुनौतियां हैं हमारे सामने उसी आधार पर सारे अधिनियम भी बनाए जा रहे हैं। फिर संस्थागत स्तर पर बताना है, जैसे एंटी करप्शन ब्यूरो है आपका, ED कार्य करता है, CID है, CVC जो आपका विजिलेंस है वह कार्य करता है। तो ये कुछ संस्थाएं हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का प्रयास कर रही हैं। फिर चुनाव आयोग के द्वारा कुछ सख्त निर्देशों का पालन किया जाता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी लोग अपने ब्लैक को व्हाइट खूब करते हैं, तो चुनाव आयोग को भी यहाँ पर सख्त होने की जरूरत है। अब टैक्स हेवन रोकने हेतु न्यूनतम ग्लोबल टैक्स रेट क्या है भैया, ये देखो कुछ देश ऐसे हैं जहां 5% 10% ही टैक्स रहता है। जैसे एग्जांपल इसमें सिंगापुर का ले लो। अब भारत में यदि मिनिमम 30% टैक्स रहेगा, तो सारे राष्ट्रों ने मिलकर के यह सहमति की है कि अब न्यूनतम ग्लोबल टैक्स रेट रखा जाए, ताकि ये टैक्स हेवन वाली जो समस्या है, टैक्स इवेजन वाली, इसको खत्म किया जा सके। तो यहाँ 15% पर बात बनी है कि मिनिमम 15 रहेगा, इससे नीचे आप क्या है ना, इससे नीचे आप टैक्स रेट को नहीं ले जा सकते हो। तो यह भी एक बढ़िया उपाय है टैक्स हेवन को रोकने के लिए। फिर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, ये तो डालना ही डालना है कहीं पर भी, सरकार की वर्तमान में यह नीति है। फिर कुछ एग्जांपल्स, अगर आप यूपी के संदर्भ में लिख रहे हो तो ये एग्जांपल्स देने की कोशिश किया करो। जैसे जब आप बताओगे कि ED के द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है, वहां तुरंत बताओ कि ED ने यूपी में जो धार्मिक मतांतरण रैकेट हैं, जो धर्म परिवर्तन के नाम पर रैकेट बने हुए हैं, इन पर धन शोधन से जुड़ा हुआ मामला पाया है और इनकी गिरफ्तारी हुई है भाई, कि यहाँ पर भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग होता है, बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी को यहाँ पर जमा किया जाता है। और माफिया गिरोहों के विरुद्ध भी ED कार्रवाई की है, जैसे अतीक अहमद वाला एग्जांपल उठाकर यहाँ बता दो। और छात्रवृत्ति से जो जुड़ा हुआ मामला है, वहां पर धांधली हुई, जैसे छात्रवृत्ति के नाम पर भी बहुत बड़े स्तर पर ब्लैक को व्हाइट किया गया मनी को, तो यहाँ भी ED के द्वारा छापा मारा गया। तो इस तरीके के एग्जांपल्स उत्तर प्रदेश से जो जुड़े हुए हैं, वह आपको अपने आंसर में उपायों के स्तर पर, समाधान के स्तर पर जब लिखना है तो बताना जरूर है। अब बताओ, जब आप लिखते हो समाधान के स्तर पर, सोचना ऐसे ही शुरू करते हो अब, पहले कानून वगैरह, और ये क्या है ना, जब आपके दिमाग में ये फ्रेमिंग होगी ना, तो आपके पास ये पॉइंट्स तुरंत के तुरंत आ जाएंगे। 2-4 बार आप लिखोगे और उसके बाद आपका पेन बिल्कुल रुकेगा नहीं,
क्योंकि पहले आप लिखते थे तो एकदम खाली हो जाते हो, क्योंकि फ्रेमवर्क नहीं आपके दिमाग में रहता था कि भाई अगर हम समाधान सोचें तो कैसे सोचें, है ना, किस स्तर पर सोचना शुरू करें। अब आपके दिमाग में तुरंत आता होगा कि हम समाधान इन टॉपिक्स पर समाधान अगर हम सोचेंगे तो पहले हम विधायी स्तर पर जाएंगे, फिर संवैधानिक स्तर पर जाएंगे, नीतिगत स्तर पर जाएंगे, संस्थागत स्तर पर जाएंगे। ये क्या है हमारे पास, ये कुछ टूल होते हैं, ये टूल होते हैं हमें सोचने के, हमें पॉइंट्स जनरेट करने के। इसके बाद आपके दिमाग में जनरेट होते चले जाएंगे पॉइंट। जैसे साइबर पर सोचोगे तो वहां पीएमएलए थोड़ी ना लिखोगे, वहां क्या डालोगे, साइबर पर आप आईटी एक्ट के बारे में डालोगे तुरंत, और जैसे ही आप मनी लॉन्ड्रिंग पर आओगे यहां पर जैसे सोचोगे तो पीएमएलए के बारे में तुरंत लिख दोगे। नीतिगत स्तर पर या वहां सोचोगे तो एक कोई पॉलिसी आपके दिमाग में आएगी, तुरंत आप पॉलिसी डालोगे। अभियान के स्तर पर डालोगे तो वहां डिजिटल अभियान डालोगे, साइबर सुरक्षा अभियान डालोगे, है ना। यहाँ कोई केस, आपके पास केस अगर लिखा हुआ होगा और कोई मॉडल अगर सफल मॉडल होगा, तुरंत आप क्या करोगे, आपका आंसर तुरंत वहां कॉपी पर क्या होगा, पेन, केवल आपका दिमाग में क्या चलता है, केवल ये फ्रेमवर्क ही चलता है जो हम बनाते हैं यहाँ पर बैठकर। वहां पॉइंट्स तो ऑटोमेटिक आते हैं, क्योंकि 2-4 बार अभ्यास आप कर चुके होते हैं एग्जाम में बैठने से पहले, तो पॉइंट्स तो खुद ब खुद आने लगते हैं। केवल आपके दिमाग में फ्रेमवर्क ही चलता है कि फ्रेमवर्क हमने नीतिगत पर लिख लिया, अब वैधानिक पर लिखेंगे, अब संस्थागत पर लिखेंगे। इस तरीके से हमारा दिमाग वहां पर चलता है। ठीक, तो कोशिश की जाती है कि आपको यहाँ पर सिखाया जाए, ना कि यहाँ स्पून फीडिंग कर दी जाए कि सीधे सीधे आपको क्या है, कॉपी और पेस्ट मार लो। कॉपी पेस्ट नहीं मारना है भैया, सीखना है, अपनी भाषा में लिखना है। आगे फिर हम इसी तरीके से रेगुलर 5 और 6 पूरा ऐसे तैयार कर लेंगे कि प्री के बाद में आपको 5 और 6 फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल अभ्यास करना है। ठीक, चलो फिर आज के लिए वीडियो खत्म करते हैं। बढ़िया से तैयार करो और फीडबैक दिया करो कि मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है कि नहीं, और शेयर जरूर किया करो अपने दोस्तों के बीच। ठीक, धन्यवाद।